हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नीलम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल विद्या शिक्षा इंस्टीट्यूट। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे और ईश्वर की आप पर दया होगी। और जैसे कि हम पिछले कई यूनिट से करते हुए आ रहे हैं, पिछली कई यूनिट वीडियो में हम जो है ये टीचर एजुकेशन वाली यूनिट 4 यूनिट पढ़ रहे हैं। तो उसी पिछले वाली जो वीडियो में थी उसमें मैंने नॉलेज बेस कराया था। उसमें कई वीडियोस की हो गई थी नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन। तो आज मैं करा रही हूँ स्टूडेंट्स आपको रिफ्लेक्टिव टीचिंग कि रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या होती है। तो स्टूडेंट थोड़ा सा पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इंट्रोडक्शन ले लेते हैं और फिर मैं आपको बोर्ड पर बताऊंगी कि कैसे ये रिफ्लेक्टिव टीचिंग। हालांकि इसमें पढ़ने का ही ज़्यादा है, समझने का ज़्यादा है। पढ़ने का भी है, समझने का भी ज़्यादा ही है। थोड़ा सा आप पढ़िए। रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज ए प्रोसेस ऑफ टीचिंग इन विच टीचर थिंक रिफ्लेक्ट, थिंक कह सकते हैं, रिफ्लेक्ट कह सकते हैं, वन देयर टीचिंग, है ना, ऑन देयर टीचिंग प्रैक्टिसेस एंड एनालिसिस ऑफ देयर टीचिंग व्हेन सक्सेसफुल और नॉट। एक टीचर जो होता है जब क्लास में पढ़ा रहा होता है तो वो अपनी टीचिंग को कैसे पढ़ा रहा है, वो अच्छा पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा है, जो उसने ऑब्जेक्टिव तैयार किए थे वो उन्हें अचीव कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, या फिर सक्सेसफुली टीच कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। इन सब के बारे में जो उसके दिमाग में विचार चलते हैं और उन विचारों को पहले समझना और समझने के बाद में उन विचारों पर कार्य करना, यानी कुछ सुधार करना, ये होती है रिफ्लेक्टिव टीचिंग। ठीक है। अब इसको कैसे बोलते हैं? एक्शन। इसको हम एलेक्ट से करते हैं। एलेक्ट का मतलब क्या है? मेक ए लेसन प्लान। क्या करते हैं? एक्शन। एक्शन का मतलब है मेक ए लेसन प्लान। जब टीचर जो होता है वो लेसन प्लान बनाता है अपनी, तो उसमें वो देखता है कि लेसन प्लान में उनकी जो ऑब्जेक्टिव क्या है, क्वेश्चंस क्या हैं, अब उसके बाद में आपको रिसाइटेशन कराना है या फिर उनके क्वेश्चन आंसर उनको चूज करने के लिए बोलना है, या फिर उन्हें होमवर्क देना है, रिकैप्चुलेशन कराना है। तो जितनी भी लेसन प्लान होती है, जो लेसन प्लान एक टीचर बनाता है, वो आ जाती है एक्शन, जो वो एक्शन करता है। और उस लेसन प्लान बनाने में, उसको इंस्ट्रक्शन देने में, जिन चीज़ों को मेथड्स का, टेक्निक्स का यूज़ करता है, मेथोडोलॉजीज का यूज़ करता है वो, और वो जो है ये सब चीज़ें आ जाती हैं एक्शन में, जो एक्शन लेता है ना। लुक बैक का मतलब क्या होता है? वंस द लेसन इज, जैसे कि उसने लेसन पढ़ा दिया, उसके बाद में उसको चेक करना है कि ऑब्जेक्टिव ठीक थे या नहीं थे, या फिर जो उसने एक्सप्लेनेशन किया उसमें तो कोई गड़बड़ नहीं थी, वो बच्चों को समझ में आ रहा था कि नहीं आ रहा था। लेसन प्लान, जो क्वेश्चन आंसर किए गए, एक्सप्लेनेशन जो की गई, उसमें से जो वर्ड्स निकाले गए, उनके अर्थ बताए गए, क्या वो सही थे कि नहीं थे, उसमें उसके बारे में वो जो है लेसन प्लान पढ़ाने के बाद में वो बैक, मतलब लुक बैक करता है उसके ऊपर और सुधारने की कोशिश करता है। अवेयरनेस ऑफ, है ना, अवेयरनेस ऑफ एसेंशियल एस्पेक्ट्स। वो देखता है कि उसके प्रोस एंड कॉन्स, उनके लाभ हानि क्या, जो मैंने पढ़ाया उसको कितना बच्चों तक पहुंचा, कितने बच्चों को उनको लाभ कितना हुआ, और उनको उससे जो है परेशानी कितनी हुई। मतलब परेशान नहीं कह सकते, कितना वो प्राप्त कर पाए, कितना नहीं प्राप्त कर पाए। कहने का ये तात्पर्य है प्रोस एंड कॉन्स का, कि कितना प्राप्त, हमने जितना चाहा था उतना प्राप्त कर पाए या नहीं कर पाए, उसको अवेयरनेस, और है ना। फिर है क्रिएटिव। अवेयरनेस हो क्या सर? क्रिएटिव क्या है? क्रिएटिविटी क्या होती है? क्रिएटिविटी अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ एक्शन। अगर उसे लगता है कि वो उसकी जो वो पढ़ाना चाह रहा था, वो जो मटेरियल यूज़ कर रहा था, जो मेथड्स यूज़ कर रहा था, जो स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहा था, वो वहाँ अच्छी तरह से काम नहीं आ रही है, तो वो नए मेथड्स और मतलब इंसाइट, पहले तो इंसाइट होगी कि नहीं ये सही काम नहीं कर रहे हैं मेथड्स और स्ट्रेटेजी, तो फिर नए जो है वो नए स्ट्रेटेजी अपनाएगा। फिर ट्रायल, फिर उन सब जो फिर उसके दिमाग में आया कि ये अगर मैं करता है अपनी क्लास में तो ज़्यादा अच्छा पढ़ा सकता था, तो फिर वो जो है टीचर जो है ट्रायल करता है, उन सब चीज़ों को ट्रायल करने के बाद में फिर से वो है एक्शन लेता है। तो इस तरीके से ये जो है once the reframing is complete, teacher use the new technical or medalist which while teaching this process continues until they are satisfied with their program, है ना। वो सारी चीज़ों को उनको यूज़ करता है जब तक कि वो जो है परफॉर्मेंस को अच्छी तरह से, उस परफॉर्मेंस को अच्छी तरह से ना देख लिए। तो सबसे पहले आते हैं प्लानिंग, जो मैंने अभी बताया है उसको हम थोड़ा उसमें देख लेते हैं।
तो पहले तो ये हो गया आपका पैक और ये सब। अब आप देखते हैं इसमें आते हैं, सबसे पहला आता है प्लानिंग। क्या करते हैं, सबसे पहले करेंगे हम प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग की हमने। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एक्शन पर। इस पर एक्शन पर फिर आ जाते हैं हम इस चीज पर ऑब्जर्विंग पर, है ना, ऑब्जर्विंग। फिर आ जाते हैं हम रिफ्लेक्शन पर, रिफ्लेक्शन, और फिर उसके बाद फिर प्लानिंग। इस तरह से ये साइकिल होती है। ये क्या है, ये साइकिल है रिफ्लेक्टिव टीचिंग की। क्या है, रिफ्लेक्टिव टीचिंग की ये साइकिल है, लिखा हुआ है रिफ्लेक्टिव टीचिंग की एक साइकिल ये है। तो प्लानिंग में क्या करते हैं स्टूडेंट, प्लानिंग में वंस ए प्रॉब्लम इज डिस्कस्ड, जैसे कि कोई प्रॉब्लम आई। अब प्रॉब्लम में क्या होगा, प्रॉब्लम आई तो उस प्रॉब्लम की प्लानिंग करते हैं कि इस प्रॉब्लम, मान लीजिए कोई हमारे पास कोई ऐसा टॉपिक ही है, उसको पढ़ाने में टीचर को देखना है कि इसको पढ़ाने में मुझे किन किन मेथड्स का यूज़ करना है क्लास, और जो है अपने जो लेसन प्लान को कितने भागों में हिस्से में बांटना है, ताकि छोटे छोटे रूप में स्टेप्स स्टूडेंट को बता सकूँ। ओवरऑल लुकअप करता है, लुक आफ्टर करता है पूरे लेसन प्लान के ऊपर। ठीक है, वो प्लानिंग करता है। फिर उसके बाद में एक्टिंग, फिर उस लेसन प्लान को उसने बनाया और उसको अच्छी तरह समझ लिया, उसके बाद में वो क्लास में डिलीवर कर दिया, है ना। और क्लास में डिलीवर करने के बाद में जब उसे लगा कि हाँ हाँ यहाँ ये लेसन प्लान को और अच्छी तरह से, भाई ये एग्जाम्पल्स में और अच्छी तरह से दे सकता था, ये एनालॉजिस में बहुत अच्छी तरह से दे सकता था, ये एक्सप्रेशन में और उदाहरणों के साथ बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत कर सकता था, जिससे बच्चों की और अच्छे, मुझे खुद ही यानी कि टीचर सेटिस्फाइड नहीं है, अगर वो अच्छा नहीं पढ़ाता तो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो एनालिसिस कर रहा है। उसके बाद में ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्विंग क्या, वो क्लासरूम में देखता है कि बच्चे, अगर वो कुछ टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे उसका आंसर दे रहे हैं, तो टीचर को लग रहा है कि बच्चे आंसर दे रहे हैं तो इसका मतलब तो समझ में आ रहा है, तो ऑब्जर्व कर रहा है तो उसे लग रहा है कि हाँ समझ में आ रहा है। अगर बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, तो जो है उस चीज़ को ऑब्जर्व करता है कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। फिर आ जाती है रिफ्लेक्टिव। आप उसके बाद में वो रिफ्लेक्ट करता है कि जो जितना भी मैंने लेसन पढ़ाया है उसमें जो बच्चों के इतने क्वेश्चन थे जिनमें बच्चों ने आंसर सही दिया, ये क्वेश्चन थे जिनका बच्चे आंसर सही नहीं दे पाए। इसका मतलब तो है कि इन चीज़ों में यानी कि कौन सा किस का मेथड में मुझे सुधार करना है और किस तरह से मुझे लेक्चर में सुधार करना है, किस तरह से मुझे स्ट्रेटेजी अपनानी है, कैसे जो टेक्नोलॉजी यदि यूज़ कर रहा है टीचर, तो किस टेक्नोलॉजी से बच्चे अच्छी तरह समझ रहे हैं, किस टेक्नोलॉजी से बच्चे अच्छी तरह से नहीं समझ रहे, दिक्कतें पैदा कर रहे हैं, तो वो सबको ध्यान में रखते हुए फिर एक्शन ले, फिर दोबारा से वो प्लानिंग करता है, उन सबको सुधारने के बाद में फिर प्लानिंग करता है, फिर तरीके से ऐसा पढ़ाता है। तो ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टिव, कौन सी, रिफ्लेक्टिव टीचिंग। तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग में जो है क्या करते हैं टीचर, इम्प्रूव देयर प्रैक्टिसेस एंड स्टूडेंट्स लर्निंग, क्या करते हैं, इम्प्रूव देयर, क्या करते हैं इसमें, इसको करने के बाद में क्या करते हैं, इसके बाद में भाई इसके बाद में टीचर क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे टीचिंग में। ठीक है, इसमें करेंगे इम्प्रूव करेंगे टीचिंग में, और क्या करेंगे, अपने इम्प्रूव करेंगे, और फिर क्या करेंगे, इम्प्रूव किससे करेंगे, इम्प्रूव इन देयर मेथड्स, मेथड्स में इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, और जो है अब इनको पता, ये दो तरीके से पता लगा सकते हैं, क्या करेंगे, कलेक्ट फीडबैक कलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, कलेक्ट फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स, है ना, एंड कलीग्स, अपने जो कलीग्स होते हैं उनसे, और जो है स्टूडेंट्स हैं उनसे फीडबैक कलेक्ट कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, गैदर कर सकते हैं, और फिर जो उन्होंने गैदर किया है, और जो गैदर किया है फीडबैक, उनको क्या कर सकते हैं, उनको एग्जामिन कर सकते हैं, एग्जामिन करेंगे, गैदर फीडबैक को क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे।
कि हाँ वास्तव में जहाँ उन्होंने मुझे कहा है वो सही है या नहीं है ना। और फिर उसके बाद करें क्रिएट ए प्लेन, फिर एक क्या करेंगे, फिर क्रिएट ए प्लान, फिर क्या करेंगे इसके बाद में क्रिएट ए प्लान, एक प्लान फिर से क्रिएट करेंगे, फिर फिर क्या करेंगे एंगेज कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन ऑफ योर प्रोफेशनल ग्रोथ, फिर क्या करेंगे प्रोफेशनल ग्रोथ में, इसके बाद में क्या होगा प्रोफेशनल ग्रोथ, एंगेज हो जाएंगे किसमें, एंगेज इन प्रोफेशनल ग्रोथ, इनकी प्रोफेशनल इससे ग्रोथ होगी। और जब क्लासरूम इंटरेक्शन स्टूडेंट्स, और क्या देखेंगे प्रोजेक्ट किस चीज का करेंगे है ना, इस प्रोफेशनल ग्रोथ होगा उनका, और जो है अपने प्रोजेक्ट करेंगे क्लासरूम लर्निंग को क्या हो रही, वास्तव में क्लासरूम लर्निंग वही उसी तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है जिस तरीके का उन्होंने जो है फीडबैक प्राप्त की है। फीडबैक अगर निगेटिव प्राप्त की है तो वो सुधार करेंगे और अच्छी तरह से मैनेज करेंगे, और नहीं तो जो है वो फिर वैसे उसमें थोड़ा बहुत चेंज करें कि कहीं ना कहीं फीडबैक में कोई ना कोई बात स्टूडेंट्स बताते ही हैं, कहते ही हैं, अपना फीडबैक लेंगे। फिर है रिफ्लेक्टिव जर्नल। अब रिफ्लेक्टिव जर्नल क्या है, रिफ्लेक्टिव जर्नल, रिफ्लेक्टिव जर्नल क्या है, जो भी टीचर ने पढ़ाया और जो उन्हें एक गैदर की इंफॉर्मेशन, उसमें क्या करते हैं रिफ्लेक्टिव जर्नल, उसमें डायरी के रूप में एक लिखते हैं, जर्नल में डायरी के रूप में लिखते हैं कि हाँ आज मैंने ये मेथड यूज़ किया था, ये कारगर साबित नहीं हुआ, ये मैंने जो है अपने जो है क्या नाम है ये उदाहरण दिए थे वो सही से ठीक नहीं थे। इस तरीके से कि टीचर माइट क्रिएट एन ऑनगोइंग नैरेटिव ऑफ देयर टीचिंग अक्रॉस टर्म्स एंड ईयर्स करता रहता है, व्हाट कुड आई हैव डन डिफरेंटली, और मैं कितना और अच्छी तरीके से इसको पढ़ा सकता था, डिफरेंटली मैं इस लेसन को पढ़ा सकता था, हाउ कैन आई मॉडिफाई माई इंस्ट्रक्शन, और मेरे जो इंस्ट्रक्शन है या मेथड जिनको मैं बोल रही हूँ, मेथड स्ट्रेटेजी टैक्टिक्स टेक्निक्स, उन स्ट्रेटेजी वगैरह को मैं किस तरीके इंस्ट्रक्शन को जिनसे मैं इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट को दे रहा हूँ उन्हें कितनी अच्छी तरह से मॉडिफाई कर सकता हूँ। अब है टीचिंग इन्वेंटरी, क्या बनाते हैं, क्या बनाना चाहिए, ये जो मैं बता रही हूँ आपको ये है स्ट्रेटेजी ऑफ प्रमोटिंग, और ये बता देती हूँ मैं आपको, ये है स्ट्रेटेजी ऑफ प्रमोटिंग किसको, रिफ्लेक्टिव टीचिंग है ना। तो सबसे पहला क्या है रिफ्लेक्टिव जर्नल हम बनाएंगे जो मैंने अभी बताया, फिर है टीचिंग इन्वेंटरी हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे आप, एक पहले तो बनाया हमने रिफ्लेक्टिव जर्नल, फिर हमने बनाया रिफ्लेक्टिव इन्वेंटरी, ठीक है, जैसे इंटरेस्ट इन्वेंटरी बनती है इस तरीके से इन्वेंटरी बनाई, क्वेश्चन आंसर लिखे कि ये ठीक नहीं था, यहाँ ये ठीक नहीं था। इन्वेंटरीज आर स्पेशली डिजाइन टू एसेस द इफेक्ट एंड इम्पैक्ट ऑफ पेडागोजी, अपने जो शिक्षण साल जो जिस तरीके से हमने शिक्षण किया उस शिक्षण को जज करने के लिए, एसेस करने के लिए ये जो है इन्वेंटरी बनाई जाती है। वीडियो रिकॉर्डिंग्स, जैसे कि टीचर ने बताया टीचर कैन रिकॉर्ड देयर लेसन प्लान्स, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग ठीक है, ये कर सकते हैं। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ और मैं जाकर जब मैं वीडियो पूरी मेरी कंप्लीट हो जाती है तो मैं नीचे जाकर देखती हूँ कि कैसे मुझे मतलब अपनी जो मैं लेक्चर डिलीवर कर रही थी उसमें मुझे और क्या सुधार करने की आवश्यकता है और कितना बेहतर मैं पढ़ा सकती थी, तो एनालिसिस करती हूँ, है ना। तो यही मैं रिफ्लेक्शन का मतलब यही है जो मैं जाके करती हूँ, जो मैं सोचती हूँ, ठीक है। और फिर उसको अगले दिन उसको इम्प्लीमेंट भी करती हूँ। सोचती हूँ मतलब ये नहीं खाली सोच लिया, इम्प्लीमेंट भी करना और फिर देखना भी, ऑब्जर्व भी करना कि हाँ वास्तव में इसमें कल से आज मैंने बेहतर पढ़ाया है। फिर टीचिंग पोर्टफोलियो का नाम क्या है कि जो है जिसमें सारे टीचर के पोर्टफोलियो, टीचिंग पोर्टफोलियो
पोर्टफोलियो, जिसमें टीचर अपने सारे क्या होता है, एक पोर्टफोलियो कंटेंट डॉक्यूमेंट्स एंड मटेरियल्स विद कलेक्टिंग, है ना, और वो जो है कलेक्टिवली रखते हैं, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स अपने टीचर रखता है, मटेरियल रखता है, एंड सजेस्ट द स्कोप एंड क्वालिटी ऑफ ए टीचर परफॉर्मेंस, और उसमें सजेशन भी रहते हैं, जो पोर्टफोलियो बनता है उसमें सजेशन भी रहते हैं कि और कैसे इम्प्रूव करना चाहिए परफॉर्मेंस को, कितना सुंदर हम बना सकते हैं, कितना अच्छा हम बना सकते हैं, टीचिंग पोर्टफोलियो इसको कहते हैं। तो ये है स्ट्रेटजी फॉर प्रमोटिंग रिफ्लेक्टिव टीचिंग, है ना। और फिर है स्टूडेंट फीडबैक, फिर है स्टूडेंट्स फीडबैक, स्टूडेंट्स फीडबैक, है ना, इस तरीके से। और रिफ्लेक्टिव जो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, टीचिंग विद हिज, अब दो चीज और है, रिफ्लेक्टिव कैसे करते हैं हम, दो तीन चीज और है इसमें, रिफ्लेक्टिव ऑफ टीचिंग, है ना, टीचिंग जैसे मान लीजिए, देख लीजिए ये है इन एक्शन, जैसे कि इन एक्शन, ऑन एक्शन, फॉर एक्शन, ये तीन चीजें हैं, आप इन दोनों को जोड़ लो, प्लस कर लो, तो ये हो जाएगा फॉर एक्शन, यानी कि इन एक्शन, जो आप लेसन प्लान जब आप डिलीवर कर रहे हैं, अपना लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, इन एक्शन वो क्या करना है, रिफ्लेक्शन करना है, रिफ्लेक्टिव जो हम रिफ्लेक्शन करना है अपना, जब हम पढ़ाते वक्त हमें देखना है। और फिर जो है ये होता है जब हम पढ़ाते वक्त महसूस करते हैं कि कहाँ हम, जैसे मैं पढ़ाते वक्त महसूस कर रही हूँ कि जब मान लीजिए मैं कोई चीज़ है जो मैं बताना चाह रही हूँ, नहीं बता पा रही हूँ, तो मैं अब भी कर रही हूँ कोशिश जानने की कि मैं कहाँ गलत हूँ, कैसे हूँ, क्या नहीं हूँ, है ना। और फिर ऑन एक्शन का मतलब जो पढ़ा चुके, ऑन एक्शन का मतलब है जब आप पढ़ा चुके, उसके बाद में आप सोचते हो कि आपने कहाँ गलत किया है और कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट करना है। फिर फॉर एक्शन से अब आपको सुधारात्मक, अब क्या करना, फॉर एक्शन में क्या है, अब आप सुधार कर लिया है, और आपको सुधार के बाद आप जो है टीचिंग करते हैं, फिर सुधार के बाद आप टीचिंग करते हैं। तो ये हो गया आपका फॉर एक्शन, है ना, ये हो गया आपका फॉर एक्शन। तो इस तरीके से मैंने बहुत ही सिंपल वे में आपको जो है ये जो है पढ़ा दिया है आपको रिफ्लेक्टिव टीचिंग। तो स्टूडेंट्स आज का तो ये लेक्चर यही खत्म हुआ, छोटा सा लेक्चर था, खत्म हो गया है, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं था। और आप उसमें भी उसको देखते हैं, मेन जो उसका वो था, क्या कहते हैं, क्रक्स, वो मैंने आपको बता दिया है कि ये है रिफ्लेक्टिव टीचिंग। अब आप चाहें तो पुस्तकों में देख सकते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, पिछले साल के PYQ भी देख सकते हैं उसमें। अब आइए अब हम करते हैं अपने PYQ। PYQ 38 क्वेश्चन है, 38 क्वेश्चन तक हमारा पिछले वीडियो में हो चुके थे। अब है हमारा 31st क्वेश्चन, फील्ड नोट्स आर एसोसिएटेड विद, फील्ड नोट क्षेत्र टिप्पणी किससे संबंधित है, केस स्टडी से है, एथनोग्राफी से है, सर्वे रिसर्च से है, फिनोमिनोलॉजी से है, या घटना क्रिया से है, व्यष्टि अध्ययन, जाति वर्णन, सर्वेक्षण शोध, या फिर घटना क्रिया, फिनोमिनोलॉजी यानी कि घटना क्रिया, इससे संबंधित है क्या है। इनमें से जो आंसर सही है वो है बी, एथनोग्राफी यानी कि नरजाति वर्णन, ये सही आंसर इसका है ना। नरजाति आप एथनोग्राफी में आता है, कैसे होता है कि जो किसी संस्कृति है उससे सभ्यता और संस्कृति से संबंधित जब हम कोई रिसर्च करते हैं तब ये हम फील्ड नोट्स वहाँ तैयार करते हैं, उनसे जानकारी जब इकट्ठा करते हैं तब वहाँ फील्ड नोट्स बनाते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ये फील्ड नोट्स। स्टेप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग, सांख्यिकीय परीक्षण के चरणों में निम्नलिखित सम्मिलित, कौन कौन से सम्मिलित हैं। स्टेप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट, जब हम स्टैटिस्टिकल टेस्ट करते हैं किसी भी प्रॉब्लम के रिसर्च का, जो हाइपोथेसिस यानी कि हाइपोथेसिस का तो करेंगे ना। स्टैटिस्टिकल टेस्ट किस चीज़ का होता है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस क्या बोलते थे, स्टैटिस्टिक्स लगाकर तो देखते हैं कि सही है या अल्टरनेटिव है, डायरेक्शनल है, या क्या नाम है, ये जो है नल हाइपोथेसिस है, ये सही है ना, ये देखते हैं ना।
कि नल रिजेक्ट करनी है या एक्सेप्ट करनी है। तो इस सब को देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेटिंग नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस बनाते हैं, शून्य परिकल्पना का कथन करते हैं। देयर इज नो डिफरेंस, क्या बोलते हैं इसको, देयर इज नो डिफरेंस, ये करते हैं। उसके बाद हम जो है कैलकुलेटिंग डिजायर्ड स्टेटिक्स, फिर हम उसमें वांछित कौन सी हमें लगानी है स्टेटिक्स वो देखते हैं। और उसके बाद में जो है क्या करते हैं हम, एक्सेप्टिंग क्या करते हैं, फिर हम डी यानी कि कंपेयरिंग कैलकुलेटेड स्टेटिक्स विद टेबुलेटेड स्टेटिक्स, जो हमारे पास आंकड़े होते हैं उनसे वो स्टेटिक्स लगा कर देखते हैं कि जो हमने आंकड़े किए हैं ये और जो आंकड़े से प्राप्त हो रहे हैं इनमें क्या संबंध है, क्या है ना, इवेल्यूट करते हैं टेबुलेटेड स्टेटिक्स से। उसके बाद में क्या करते हैं हम, उसके बाद हमें एक्सेप्टिंग या रिजेक्टिंग करते हैं नल हाइपोथेसिस को। उसके बाद हम करते हैं इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद हम उसका रिजल्ट निकालते हैं। तो आंसर जो सही है वो है सही है CADEB, CADEB। अब आते हैं पोस्ट फॉर्म इज एन एक्रोनिम फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग and budgeting, that are the main organizational responsibilities within a team of organization. This was coined by post form। तो किसने बताया था ये, है ना, गोलिक एंड अर्विक ने। किसने बताया था, गोलिक एंड अर्विक ने इनको दिया था। 34 क्वेश्चन है, मैच लिस्ट विद लिस्ट। सेकंड, नेशनल बुक्स यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन क्या आएगा इसमें आएगा नॉन टेक्नोलॉजी पोस्ट ग्रेजुएशन, है ना। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन दे रखा है, इसमें नैपटेल दे रखा है और जो है कंसोर्टियम दे रखे। एक तरफ है नेशनल मूक्स कोऑर्डिनेटर और दूसरी तरफ है सेक्टर्स, इनका आपस में क्या संबंध है, ठीक है। एक तो हो गया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और दूसरा हो गया नैपटेल, फिर होगा कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल, फिर होगा इग्नू, है ना। तो ये चार हो गए। अब चारों के सामने जो इन्होंने गलत दे रखे हैं, लेकिन हम सही पढ़ेंगे, है ना। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के सामने क्या आना चाहिए, नॉन टेक्नोलॉजिकल पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम देते हैं ना इग्नू, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और जो है नैपटेल क्या है, नैपटेल क्या देते हैं, नॉन टेक्निकल अंडर ग्रेजुएट कंसोर्टियम। नैपटेल के में है आपका फर्स्ट टेक्निकल इंजीनियरिंग यूजी एंड पीजी डिग्री प्रोग्राम नैपटेल, ठीक है। नैपटेल में टेक्निकल इंजीनियरिंग यूजी एंड पीजी डिग्री प्रोग्राम। और फिर है कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन, इसमें है नॉन टेक्नोलॉजी अंडर ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम, नॉन टेक्नोलॉजी अंडर ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम, ये कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन। और इग्नू में क्या है, इग्नू में सेकंड डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट्स, आपने कभी किया हो इग्नू से डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट्स वहाँ दिया जाता है। विश्वविद्यालय ये हो गया। अब आगे 35 में कंडक्टिंग ए क्लास टेस्ट इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स, अगर हमें कोई क्लास का अपना टेस्ट बनाना हो तो कौन से स्टेप्स उसमें हम फॉलो करने होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे हमें करना क्या है। हमें टेस्ट में जो है किसी बच्चे का हम टेस्ट लेना चाह रहे हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या टेस्ट करना चाह रहे हैं, हिंदी में अच्छा है, इंग्लिश में अच्छा है, या प्रोनाउंसिएशन में अच्छा है, या किस चीज़ में अच्छा है ना। उसको ये देखेंगे ना, पहले हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, किस चीज़ में हमको टेस्ट लेना चाह रहे हैं, हिंदी में लेना चाह रहे हैं, इंग्लिश में लेना चाह रहे हैं, सोशल स्टडी में क्या देखना चाह रहे हैं, हम सामाजिक ज्ञान देखना चाह रहे हैं, अंग्रेजी में उसकी महारत कितनी है उसकी, ये देखना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव करेंगे हम, सेलेक्टिंग इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव। 5 है इसमें, सिलेक्शन द टेस्ट, डिसाइडिंग टाइप ऑफ टेस्ट, इवेल्युएटिंग द टेस्ट, सिलेक्टिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, एडमिनिस्ट्रिंग द टेस्ट। तो 5 ऑप्शन हो गए। 5 ऑप्शन में जो सबसे पहले आएगा वो आएगा सिलेक्टिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा डिसाइडिंग टाइप्स ऑफ टेस्ट, और उसके बाद आएगा सिलेक्टिंग द टेस्ट, और फिर आएगा एडमिनिस्टर द टेस्ट, और फिर आएगा इवेल्युएटिंग द टेस्ट। ये कि उसके बाद में इवेल्युएटिंग द टेस्ट की टेस्ट ने सही, हम टेस्ट सही था या गलत था, या हमने जो जिस तरीके से बनाया वो वही हो रहा है कि नहीं हो रहा है जिसके लिए हमने बनाया था, उन्हीं आउटकम्स को प्राप्त कर रहा है कि नहीं कर रहा है। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट विद लर्निंग। तो स्टूडेंट तीनों तो आपको मैंने भी पिछली वाली वीडियो में आपको कराया था, असेसमेंट इज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो विद लर्निंग नहीं है, क्वेश्चन गलत है, आंसर ये है डी, असेसमेंट विद लर्निंग। इंक्लूसिव एजुकेशन इज अबाउट, समावेशी शिक्षा किसके बारे में है, समावेशी शिक्षा 5 दे रखे हैं, इनमें से जो है 3 सही हैं। रिमूविंग फिजिकल सोशल एंड एटीट्यूडल बैरियर, भौतिक सामाजिक और अभिव्यक्त्यात्मक बाधाएं हटाना, ये तो बिल्कुल सही है
हैविंग लो एक्सपेक्टेशन फॉर चिल्ड्रन, बच्चों से कम प्रत्याशा रखना, ये गलत है। सेलेक्टिंग पेडागोजिकल बेनिफिशियल टू सभी बच्चों के लिए लाभकारी शिक्षण शास्त्र का चयन, अपनी हमारी जो स्ट्रेटेजी है पढ़ाने की जो स्ट्रेटेजी है उन सबका सिलेक्शन सही होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। जब भी हम किसी इंक्लूसिव बच्चे हों या इंक्लूजन में बच्चे हों या वैसे बच्चे हों, जहाँ भी बच्चे हैं उन सबको हमें यही अपनानी है, टेक्निक अपनानी है। मेकिंग प्रोविजन फॉर ऑल चिल्ड्रन, सभी बच्चों के लिए प्रावधान करना है ना, प्रावधान करना, सभी बच्चों के लिए प्रावधान करना, प्रोविजन्स बनाना है ना। प्रोवाइडिंग इक्वलिटी एजुकेशन फॉर डिजर्विंग चिल्ड्रन, केवल डिजर्विंग बच्चों को ही वो करना, मतलब प्रोवाइडिंग क्वालिटी अच्छी एजुकेशन देना, ये नहीं है। बस सभी बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी, डिजर्विंग को भी और गैर डिजर्विंग को भी, ठीक है। तो ये जो है हो गया, इसका आंसर है ए, सी और डी, है ना। चैलेंज ऑफ एजुकेशन ए पॉलिसी पर्सपेक्टिव इज द टाइटल ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। चैलेंज ऑफ एजुकेशन ए पॉलिसी पर्सपेक्टिव, किसने कहा था, कौन सी जो है नीति में अपनाया गया था, नेशनल पॉलिसी में अपनाया गया था, ये अपनाया गया था NPE 1986 में। तो ये इसका जो है 1968 भी दे रखा है, 2020 दे रखा है, 2020 भी दे रखा है, स्पाल कमेटी रिपोर्ट भी दे रखा है, लेकिन जो सही आंसर है वो है NPE, है ना, NPE 1986। तो अब 39 क्वेश्चन है, एज पर 5 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी ए पर्सन हु शोज सेल्फ लव exhibition is and tries to dream and attend others come under the following type of personality। फ्राइड के व्यक्तित्व के प्रकारों के अनुसार ये व्यक्ति जो कि प्रेम प्रदर्शित करता है ना, शोज सेल्फ लव, दिखावा पसंद करता है, एग्जीबिशनिज्म का मतलब दिखावा पसंद करता है और दूसरों का ध्यान आकर्षित प्रयास करता है। ट्राई टू ड्रीम अटेंड अदर्स कम अंडर द फॉलोइंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, कौन सी पर्सनैलिटी टाइप के अंदर आता है, तो द एनल टाइप आता है, द फैलिक टाइप आता है, द ओरल सैडिस्टिक टाइप के अंतर्गत आता है, या ओरल पैसिव टाइप के अंतर्गत आता है। तो इन चार ऑप्शंस दे रखे हैं, इन चारों में से एक ऑप्शन सही है, वो है बी, द फैलिक टाइप जो है पर्सनैलिटी। 40 क्वेश्चन है, कन्वर्जेंट थिंकिंग रेफर्स टू, दो दे रखे हैं, वन सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे दे रखे हैं इसका, वर्बल एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी, मैनी सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, इंस्टिंक्ट मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, 4 ऑप्शन इस तरीके से दे रखे हैं और इसमें डैश दे रखा है, कन्वर्जेंट थिंकिंग रेफर्स टू डैश एंड डाइवर्जेंट रेफर्स टू डैश। तो वो जो आंसर सही है वो है कन्वर्जेंट का, तो आपको पता है कि बहुत सारा कन्वर्जेंट का मतलब एक जगह, यानी कि वन सॉल्यूशन, बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन सॉल्यूशन का मतलब एक सॉल्यूशन, और डाइवर्जेंट में बहुत सारे, एक चीज़ है लेकिन सॉल्यूशन बहुत है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें सॉल्यूशन वन है, लेकिन यहाँ पर सॉल्यूशन बहुत सारे क्या है, सॉल्यूशन है लेकिन प्रॉब्लम एक है। तो क्या हो गया, वन सॉल्यूशन, उसमें मैनी सॉल्यूशन, यानी कि इसमें वन सॉल्यूशन आएगा और दूसरे में आएगा मैनी सॉल्यूशंस। डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट में ये फर्क होता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन आपके UPY के हो गए, 40 क्वेश्चन हो गए आपके। तो स्टूडेंट एक्सपेक्ट योर पेरेंट्स, एक्सपेक्ट योर टीचर्स, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और UGC नेट की तैयारी करते रहे। दिसंबर जनवरी में आपका पेपर होगा, और जो है अच्छे से मतलब पूरी मेहनत से आप तैयारी कीजिए। बाय बाय।